हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग सभी को। भैया फटाफट ज्वाइन हो जाएंगे, क्लास स्टार्ट करते हैं। और कमेंट कर कर सभी ये बताएंगे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। भाई सबसे पहले जो अपन ने लास्ट एक्सरसाइज कर रहे थे 10.2 10.2 जो एक्सरसाइज चल रही थी अपनी, उसमें कुछ 2-3 सवाल रहे हैं, पहले उनको कर लेते हैं, उसके बाद नया टॉपिक पढ़ेंगे। आपने किए होंगे सवाल, वैसे तो सारे मैं ही करा रहा हूँ, रिवीजन करना है लेकिन आपको बार बार, क्योंकि मैथमेटिक्स रिवीजन से ही आती है भाई। क्वेश्चन नंबर है आपका 16 तक करा दिए थे भाई। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है भाई? दर्शाइए कि बिंदु ए, बी और सी, तीन बिंदु दे रखे हैं भाई, जिनके स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं। ए वेक्टर बराबर 3i कैप माइनस का 4j कैप माइनस का 4k कैप। ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, सी वेक्टर दे रखा है। ए वेक्टर किसका पोजीशन वेक्टर है भैया? बिंदु ए का। बी वेक्टर किसका पोजीशन वेक्टर है? बिंदु बी का। सी वेक्टर किसका पोजीशन वेक्टर है? सी का। तो अपन को सिद्ध करना है कि ये समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। पहले त्रिभुज बना देता हूं मैं भाई। इधर देखेंगे मैंने त्रिभुज ट्राइंगल बनाया, समझेंगे पहले। ए बी सी, ठीक है। इसका स्थिति सदिश क्या है? ए वेक्टर। इसका स्थिति सदिश क्या है? बी वेक्टर। इसका स्थिति सदिश क्या है? सी वेक्टर। अब यहाँ पे ए वेक्टर की वैल्यू दे रखी है, बी वेक्टर की वैल्यू दे रखी है, सी वेक्टर की वैल्यू दे रखी है। और आपको सिद्ध करना है कि ये किस त्रिभुज का निर्माण करते हैं? समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं भैया, ठीक है। समकोण त्रिभुज मतलब 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। इधर देखेंगे सभी ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर का मैं वैल्यू रख देता हूँ। डायग्राम को मिटाता हूँ पहले, समझ में आ रहा होगा। समकोण त्रिभुज को प्रूफ कैसे करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। क्या क्या दे रखे हैं? सबसे पहले लिखता हूँ, दिया है सॉल्यूशन, दिया है ए वेक्टर बराबर ए वेक्टर क्या दे रखा है आपको? 3i कैप माइनस का 4j कैप माइनस का 4k कैप। फिर बी वेक्टर दे रखा है आपको 2i कैप माइनस का j कैप प्लस का k कैप। सी वेक्टर क्या दे रखा है आपको? i कैप माइनस का 3j कैप माइनस का 5 कैप है। आई कैप माइनस का 3j कैप माइनस का 5k कैप। और आपको त्रिभुज, आपको समकोण त्रिभुज प्रूफ करना है, मतलब आपको 90 डिग्री का कोण बनाना है, ठीक है। मतलब अब ये कैसे पता रहेगा कि समकोण त्रिभुज के शीर्ष ही हैं? जो ए बी सी हैं ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष कब होंगे? जब कोण 90 डिग्री का बनेगा। और कोण 90 डिग्री कब बनेगा? जब कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। तो उनको सेटिस्फाई कराने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे जो ए वेक्टर है वो किसका स्थिति सदिश है? ए का। बी वेक्टर है वो किसका स्थिति सदिश है? बी का। सी वेक्टर है वो किसका स्थिति सदिश है? सी का, ठीक है। तो पहले मैं ए बी वेक्टर निकालूँ, फिर बी सी वेक्टर निकाल लूंगा, फिर ए सी वेक्टर निकाल लूंगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि ये अपना लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। और ये देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय कैसे लगती है कि दो भुजाओं का दो भुजाएं हैं, उनको वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आ जाना चाहिए। तो क्या हो जाएगा आपका? पाइथागोरस प्रमेय सेटिस्फाई हो जाएगी। तो पहले मैं ए बी वेक्टर निकाल रहा हूँ। नाउ पहले देखेंगे इधर ए बी वेक्टर कैसे निकालेंगे? पीछे वाले में से, पीछे वाले पॉइंट में से अगले वाले पॉइंट घटा देंगे, या फिर इसको ऐसे लिख देंगे ओ बी वेक्टर माइनस का ओ ए वेक्टर। ओ बी वेक्टर क्या है? बी का स्थिति सदिश। ए वेक्टर यहाँ पे ओ ए वेक्टर क्या है? ए का स्थिति सदिश ओ के सापेक्ष, ठीक है। ऐसे लिखते हैं ना। तो बी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर क्या है? ये रहा। ए वेक्टर का पोजीशन वेक्टर क्या है? ये रहा। लिख दूँ भाई? तो क्या है? 2i कैप माइनस का j कैप प्लस का k कैप। पहले यहाँ पे ध्यान रखो
कंप्लीट समझ में आ जाएगा। ऐसे ही एग्जाम्पल है आपके, ठीक है। माइनस का ओ ए वेक्टर क्या है, 3i कैप माइनस का 4j कैप माइनस का 4k कैप, ठीक है। और घटाना आप जानते हो, आई कैप में से आई कैप जाएगा, जे कैप में से जे कैप और के कैप में से के कैप। तो माइनस का आई कैप बाई 2i कैप माइनस का 3j कैप 3i कैप होंगे, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का आई कैप माइनस का जे कैप और माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 3j कैप और यहाँ पे के कैप प्लस का और प्लस का 4 कैप, तो 5k कैप, ठीक है। ये आ गया आपका ए बी वैक्टर, कोई दिक्कत। एंड अब मैं बी सी वैक्टर निकाल रहा हूँ भाई। बी सी वैक्टर कैसे निकलेगा, ओ सी वैक्टर माइनस का ओ बी वैक्टर। ओ सी वैक्टर मतलब सी का स्थिति सदिश, ओ बी वैक्टर मतलब बी का स्थिति सदिश। ये दे रखे हैं अपन को, सी का स्थिति सदिश क्या दे रखा, सी वैक्टर दे रखा, वैल्यू है आपके पास, दिख रहा होगा आपको, आई कैप माइनस का 3j कैप माइनस का 5k कैप माइनस ओ बी वैक्टर क्या है आपका 2i कैप माइनस का j कैप प्लस का k कैप, सही है ना। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये मिटा रहा हूँ भाई डायग्राम, कोई जरूरी नहीं बी वेक्टर पे ही 90 डिग्री का बने, ठीक है। सी पे ही बन सकता है, ए पॉइंट पे बन सकता है, लेकिन एक कोण 90 डिग्री का जरूर होगा उसमें, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बी सी वैक्टर निकल के आएगा आपका, बी सी वैक्टर आई कैप माइनस का 2i कैप, किसके ज़्यादा है, माइनस के, कितने ज़्यादा है भैया, एक ज़्यादा है, ठीक है। माइनस का 3j कैप और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो माइनस का 2j कैप बचेंगे। ये सिंपल कैलकुलेशन है, कर सकते हैं, ठीक है। माइनस का 5k कैप और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, यहाँ ये माइनस और ये प्लस का भाई, तो ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का k कैप और माइनस का 5k कैप, तो माइनस का 6k कैप हो जाएगा, कोई दिक्कत है यहाँ तक। उसके बाद अब निकालेंगे ए सी वैक्टर, या अपन ऐसे चलेंगे ना, ए बी फिर बी सी फिर सी है, ऐसे चलो, ठीक है। तो मैंने निकालिए सी ए वैक्टर। सी ए वैक्टर कैसे निकालेंगे, ओ ए वैक्टर माइनस का ओ सी वैक्टर। ओ ए वैक्टर क्या है, ए का स्थिति सदिश, ओ सी वैक्टर क्या है, सी का स्थिति सदिश। वैल्यू है आपके पास, ए का स्थिति सदिश क्या दे रहा का, ये दे रहा का 3i कैप माइनस का 4j कैप माइनस का 4k कैप माइनस सी का स्थिति सदिश क्या दे रहा का, ये रहा आई कैप माइनस का 3j कैप माइनस का 5k आई कैप माइनस का 3j कैप माइनस का 5k कैप। सिंप्लीफाई करना है, माइनस का 3i कैप और ये कितना हो जाएंगे, प्लस का 2i कैप माइनस का 4j कैप और माइनस माइनस प्लस, तो 7, ये कितना हो जाएंगे, माइनस का j कैप और ये माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा, माइनस का j कैप हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल कैलकुलेशन है, घटाना है, कुछ भी नहीं करना। माइनस का 4k कैप और ये माइनस माइनस प्लस, प्लस के 5 हो जाएंगे, तो प्लस का k कैप, ठीक है। ये आ जाएगा आपका सी ए वैक्टर, ठीक है। अपन ने वैक्टर निकाल लिए, ये अपने 3 त्रिभुज आए, ये वेक्टर निकाल लिए, ये वेक्टर निकाल लिए, ये वेक्टर निकाला। अब इनका परिमाण निकालूंगा, ठीक है। परिमाण करके इनको स्क्वायर करूंगा, ठीक है। लेंथ, परिमाण मतलब लेंथ निकालूंगा, लंबाई। अपन को वेक्टर तो पता है, ये वेक्टर पता है, ये वेक्टर पता है, क्योंकि निकाल लिया अभी। अब इसकी लंबाई नहीं पता, लंबाई मतलब परिमाण निकालेंगे, पहले इसका और इसका, और दो भुजाओं के परिमाण को योग स्क्वायर, दो भुजाओं के परिमाण मैग्नीट्यूड निकालने के बाद स्क्वायर करेंगे और फिर जोड़ेंगे, ठीक है। तीसरी भुजा के परिणाम के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा तो समकोण त्रिभुज की रचना कर देगा, नहीं तो नहीं करेगा। यदि ऐसी प्रॉपर्टी हो रही है तो समकोण त्रिभुज बन जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। पहले निकालते हैं नाव। अब ए बी वेक्टर का परिमाण मैग्नीट्यूड, ए बी वेक्टर ईयर, ठीक है, इसका निकालेंगे तो क्या आएगा, परिमाण निकालना आप जानते हो, आई कैप के गुणांक का स्क्वायर, जे कैप के गुणांक का स्क्वायर और के कैप के गुणांक का स्क्वायर। आई कैप का गुणांक क्या है, -1, ठीक है। जे कैप का गुणांक क्या है, +3, और के कैप का गुणांक क्या है, +5। इनका स्क्वायर करना है, ठीक है। और चाहे नेगेटिव संख्या का स्क्वायर करें चाहे पॉजिटिव का, आएगी पॉजिटिव। -1 का स्क्वायर करेंगे तब भी 1 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस 4 का, और यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे 25। कितना हो गए भाई, ये हो गए 25 और ये
35 हो गया क्या, ये 35 हो गया। ए बी वेक्टर हो गया आपका, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया आपका √35। उसके बाद बी सी वेक्टर निकालेंगे, बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। बी सी वेक्टर ये रहा, इसका मैग्नीट्यूड परिमाण निकालेंगे तो क्या आएगा, √-1 का स्क्वायर तो प्लस का 1, ठीक है, +2 का स्क्वायर तो करेंगे -2 का स्क्वायर प्लस का 4, और यहाँ पे प्लस का 36, कितने हो गए 41, 36 और 4 40 और 1 41, √41 भाई, ठीक है। उसके बाद एंड तथा, अब मैं सी ए वेक्टर का परिमाण निकालूंगा। सी ए वेक्टर क्या है, इसका परिमाण निकालेंगे, 2 आई कैप के गुणांक का स्क्वायर, आई कैप गुणांक क्या है 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, जे कैप के गुणांक का स्क्वायर, जे कैप गुणांक क्या है -1, ठीक है, उसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1, ठीक है, के कैप का गुणांक का स्क्वायर, के कैप का गुणांक क्या है प्लस का 1, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1, ऐड करने पर कितना हो गया भाई, दिख रहा होगा आपको, √6, 4 + 1 + 1 √6, ठीक है। तो फटाफट उतार लो, कुछ भी नहीं किया, सबसे पहले पोजीशन वेक्टर दे रहा है, पहले वेक्टर निकाला, ठीक है, उसके बाद उसकी लेंथ निकाल रहा हूँ, फिर लेंथ का स्क्वायर करूँगा, ठीक है, लेंथ निकाल दी, परिमाण मतलब लेंथ ही होती है, लंबाई होती है, लंबाई निकाल दी, ठीक है, और लंबाई रूट में, अब इनका स्क्वायर करके 2 का स्क्वायर करने पर तीसरे के बराबर आ जाए तो ये पाइथागोरस प्रमेय हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। सबसे पहले इधर वाला पार्ट मैं रफ कर रहा हूँ भाई, तो ध्यान से देखेंगे भाई, ध्यान से देखेंगे, चूंकि ए बी वेक्टर का परिमाण और सी ए वेक्टर का परिमाण को मैं जोड़ देता हूँ, स्क्वायर करके जोड़ देता हूँ, ठीक है, स्क्वायर किया, ए बी वेक्टर का परिमाण कितना है √35, स्क्वायर करने पर रूट हट जाएगा तो 35 बचेगा, ठीक है। सी ए वेक्टर का परिमाण कितना है √6, इसका स्क्वायर करेंगे जब भी 6 बचेगा, 35 और 6 41 हो जाते हैं, ठीक है, बराबर बी सी वेक्टर के परिमाण के स्क्वायर के बराबर आ जाता है। दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का वर्गों का योग, ठीक है, तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आ जाता है, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः पाइथागोरस प्रमेय सत्यापित होती है अतः बिंदु A, B व C समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं, समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं, हेंस प्रूव इति सिद्धम। अब उतार लेंगे फटाफट, ठीक है। जब आपको समकोण त्रिभुज बोल रहा है तो मतलब 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। 90 डिग्री में एक प्रमेय होती है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, कि दो भुजाओं का वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आ जाता है तो पाइथागोरस प्रमेय सेटिस्फाई हो जाती है। और पाइथागोरस प्रमेय कहाँ पे सेटिस्फाई होती है, जहाँ पे समकोण बनता है। त्रिभुज क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय सेटिस्फाई करा दी मैंने, तो क्या है जो ए बी सी बिंदु हैं वो किसकी रचना कर रहे हैं, समकोण त्रिभुज की रचना कर रहे हैं, ठीक है। फटाफट उतार लेंगे भाई। नेक्स्ट सवाल करते हैं। फटाफट उतारो। क्वेश्चन नंबर 18 खुद कर सकते हैं, कुछ भी नहीं करना, त्रिभुज नियम का यूज करना है। और मैंने बताया त्रिभुज नियम, यदि आपने रेगुलर क्लासेज ली हैं तो कंप्लीट समझ में आ रहा होगा। और फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट कर दिया करो वीडियो के नीचे भाई, और सारे लाइक किया करो वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 18 इसको मिटा दूं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, त्रिभुज ABC और आपको डायग्राम दे रखा है, ठीक है।
तो आपको ना ये देखना कौन सा कथन असत्य है, मतलब सत्य नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, आपको एक डायग्राम दे रखा है, यहां पे बना रहा हूं भाई। ये आपका ए पॉइंट है, ये बी है और ये सी है। इसकी डायरेक्शन इधर साइड है, इसकी डायरेक्शन इधर है और इसकी डायरेक्शन किधर है, इधर। ठीक है, ये दिया हुआ है आपको, 3 पॉइंट दे रखे हैं त्रिभुज के, बिंदु दे रखे हैं ए बी सी। ए बी जो वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन किधर आएगी, मतलब इसका प्रारंभिक बिंदु ये रहेगा, अंतिम बिंदु ये, इसका प्रारंभिक बिंदु ये रहेगा, अंतिम बिंदु ये रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे तो कौन सा कथन असत्य है, आपको ए दे रखा है पहला ऑप्शन। ए क्या दे रखा है, ए बी वैक्टर प्लस का बी सी वैक्टर, तब तक मैं सवाल लिखूँ आंसर आ जाना चाहिए कमेंट के थ्रू, सी ए वैक्टर बराबर 0। ठीक है, उसके बाद ए बी वैक्टर प्लस का बी सी वैक्टर, टीप के नहीं बोलना है आंसर, माइनस का ए सी वैक्टर बराबर 0 सी। उसके बाद ए बी वैक्टर प्लस का बी सी वैक्टर, ऑब्जेक्टिव बना दिया आपका सवाल ये, माइनस का सी ए वैक्टर बराबर 0। और डी ऑप्शन है आपका ए बी वैक्टर माइनस का सी बी वैक्टर प्लस का सी ए वैक्टर बराबर 0। ठीक है, आपको और ये 0 वैक्टर ही है। ठीक है, क्योंकि वेक्टर पढ़ रहे हैं तो इस पर भी वेक्टर लगा दिया मैंने, एक्सरसाइज वेक्टर है तो वेक्टर फॉर्म में करेंगे सारी चीज़ों को। ठीक है, तो आपको कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। ठीक है, कौन सा सत्य नहीं है ये बताना है। तो कैसे बताएंगे भाई, तो सबसे पहले मैं इस डायग्राम के थ्रू ये देख लूँ सत्य कौन से, पहले सत्य ढूंढ लूँ और जो बच जाएंगे वो सत्य रह जाएंगे। ठीक है, ये डायग्राम मैंने ऐसा बनवाया था त्रिभुज के नियम में। ठीक है, और मैंने बताया त्रिभुज नियम जब डायग्राम दिया होगा तभी अप्लाई करना है आपको। तो देखेंगे यहाँ पे ध्यान से देखो, त्रिभुज नियम मैंने क्या बताया था, उन भुजाओं को जोड़ दो, कौन सी भुजाओं को, जिनका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही हो। ठीक है, इसका ये दो भुजाएं जोड़नी है। ठीक है, ये इसका अंतिम बिंदु और इसका प्रारंभिक बिंदु एक ही है, 2 वेक्टर उनको जोड़ना है जिनका अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु एक ही स्थान पर संपाती हो जाए, उनको तो ऐड करना है और तीसरी भुजा के बराबर करना है। ठीक है, तो त्रिभुज नियम से देखेंगे, ऑब्जेक्टिव तो सवाल है त्रिभुज नियम से। त्रिभुज नियम क्या बोलता है कि ए बी वेक्टर यानी डायरेक्शन, ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन सेम है ना, यहाँ से चालू हुआ ऐसे जाना है, तो ए बी वेक्टर प्लस का बी सी वेक्टर बराबर, और ये भी यहीं से स्टार्ट हो रहा है, ए सी वेक्टर भी डायरेक्शन भी, तो बराबर ए सी वेक्टर। कोई दिक्कत, तो सबसे पहले ये देखेंगे ये ऐसा ऑप्शन कहाँ पे कहीं आ रहा है क्या, ए बी वेक्टर प्लस का बी सी वेक्टर बराबर ए सी वेक्टर, ए सी वेक्टर आ रहा है कहीं पे बराबर ए सी वेक्टर, ये ए सी वेक्टर है, इसको लाएंगे इधर तो माइनस का ए सी वेक्टर, तो ये ए बी वेक्टर प्लस का बी सी वेक्टर माइनस का ए सी वेक्टर बराबर 0। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन है वो एक तो सही है, एक तो बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये असत्य नहीं हो सकता, मतलब बी आंसर में नहीं है। उसके बाद अब क्या करेंगे, बी आंसर, उसके बाद अब देखेंगे, अब इसको और मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक तो बी नहीं हो सकता, बी मतलब सत्य है, बी सत्य है, अपन को असत्य ढूंढना है तो बी नहीं हो सकता, बी कैंसिल हो गया। उसके बाद ए बी वेक्टर प्लस का बी सी वेक्टर, इसको मैं माइनस का सी ए वेक्टर लिख सकता हूँ, डायरेक्शन चेंज कर दी, पहले ए सी वेक्टर की बात कर रहे थे, उल्टा चलेंगे तो डायरेक्शन अपोजिट कर दी, अपोजिट माइनस अपोजिट था, जो माइनस लगा रखा है वो अपोजिट को डायरेक्ट अपोजिट डायरेक्शन को बताता है। उसके बाद अब इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे देखो सी ए दिख रहे हैं तीनों ऑप्शनों में, तो सी ए वेक्टर बनाने की, तो उसको ही चेंज क्यों किया, दिमाग में चल रहा होगा क्योंकि ऑप्शन में देखना है अपन को, ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर, ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर ए बी वेक्टर, और यहाँ पे भी सी ए वेक्टर है। अब इसको भी चेंज करूँगा, पहले इसको सी ए दिख रहे हैं तो मैंने सी ए बना लिया पहले। ठीक है, प्लस का बी सी वेक्टर, और यहाँ पे इधर लाएंगे पक्षांतर से, तो प्लस का सी ए वेक्टर बराबर 0, प्लस का सी ए वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा 0।
तो ये आपका बी ऑप्शन भी सही है, वो सॉरी ए ऑप्शन भी सही है, ए बी वेक्टर प्लस का बी सी वेक्टर प्लस का सी ए वेक्टर, तो ये सही है मतलब सत्य कथन है, तो ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद ये नहीं हो सकता मतलब ये सत्य है, तो देखो यहाँ पे और इसमें किसका अंतर है, माइनस का, तो ये नहीं, ये सत्य है, तो ये कथन असत्य है, मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से ये सही हो जाएगा। उसके बाद अब इसको ए बी वेक्टर है, ए बी वेक्टर है, अब यहाँ पे सी बी वेक्टर है, तो इसको चेंज कर दूँ मैं, इसको और देख लेता हूँ चौथा ऑप्शन को, चार ऑप्शन चेक करके बताया मैंने, ठीक है। माइनस का सी बी वेक्टर लिख सकता हूँ, अरे अपोजिट कर दिया ना, उल्टा कर दिया तो माइनस लगा दिए, और बराबर इसको भी अपोजिट करेंगे तो माइनस का सी ए वेक्टर, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर माइनस का सी बी वेक्टर, ठीक है। इसको इधर लाएंगे तो प्लस का सी ए वेक्टर बराबर 0, मतलब इससे ही निकल के ये आ रहा था, मतलब ये भी कथन क्या है, सत्य है, सत्य है, तो ये असत्य नहीं हो सकता, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से गलत हो जाएगा। पहला, दूसरा और चौथा गलत है। असत्य कथन कौन सा है, तीसरा होता, मतलब आपका फॉल्स है, ठीक है। फटाफट उतार लेंगे, आपको तीनों त्रिभुज नेम से चेक करने, डायग्राम दे रखा है, अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया। किसी प्रकार कोई डाउट है तो कमेंट करके बताना है भाई, ठीक है। ऐसा सवाल आपको ऑब्जेक्टिव सवाल IIT JEE का एग्जाम होगा, NDA का एग्जाम होगा, एयरफोर्स का एग्जाम होंगे, वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही सवाल सेम, ठीक है, कॉपी पेस्ट हो सकता है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है भैया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में भी ऐसे ही है, आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर दो संरेख सदिश हैं, संरेख के माने मैंने डेफिनेशन बताई, संरेख सदिश हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या दे रखे हैं, संरेख सदिश दे रखे हैं। ऑप्शन आप किताब से उतार लेना भैया, ठीक है। संरेख सदिश हैं, संरेख मतलब मैंने बताया था कि कोई दो या दो से अधिक सदिश संरेख कब कहलाते हैं, जब वो एक ही जो रेखा के समांतर होने चाहिए सारे के सारे सदिश, ठीक है। या फिर दूसरी डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने कि ए वेक्टर बराबर लैम्बडा बी वेक्टर होना चाहिए, दो वेक्टर यदि आपके संरेख सदिश हैं तो एक वेक्टर दूसरे के लैम्बडा मल्टीप्लाई होना चाहिए, ठीक है। या फिर बी वेक्टर बराबर लैम्बडा ए वेक्टर होना चाहिए, और लैम्बडा यहाँ पे कोई भी स्केलर हो सकता है, 5, 10, 20, 50, 100, 200 कोई भी वैल्यू आ सकती है, ठीक है। तो ये संरेख की डेफिनेशन मैंने 2-3 बताई थी, आपको याद हो तो। सबसे पहले तो दो या दो से अधिक सदिश संरेख कब कहलाते हैं, जब ये एक ही भुजा के समांतर होते हैं। या फिर दो सदिश संरेख कब कहलाते हैं, जब ए वेक्टर बराबर लैम्बडा बी वेक्टर हो या बी वेक्टर बराबर लैम्बडा ए वेक्टर हो, मतलब दूसरे एक सदिश दूसरे के लैम्बडा मल्टीप्लाई होना चाहिए, ठीक है। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं भाई, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है, आपको किताब से उतार लेना है। पहला ऑप्शन कौन, सबसे पहले ध्यान रखेंगे क्या देखना है अपन को, असत्य देखना है, ठीक है, सत्य नहीं देखना भाई। पहला ऑप्शन है ए, ठीक है। क्या दे रखा है, बी वेक्टर बराबर, मैं समझा रहा हूँ साथ साथ में, ठीक है, लैम्बडा ए वेक्टर संरेख है। ए बी वेक्टर दे रखा है आपको, यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर संरेख सदिश हैं तो संरेख है तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे, ए वेक्टर बराबर लैम्बडा बी वेक्टर होगा या बी वेक्टर बराबर लैम्बडा ए वेक्टर होगा, तो संरेख सदिश में ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। तो मतलब ये पहला ऑप्शन क्या है, सत्य कथन है, ठीक है। क्या है, कौन सा कथन है, सत्य है, ट्रू है। स्टेटमेंट क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है, तो पहला ट्रू स्टेटमेंट है, ट्रू है तो मतलब आपको तो असत्य ढूंढना है, तो ये गलत है ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद ए वेक्टर बराबर प्लस माइनस बी वेक्टर, प्लस माइनस बी वेक्टर, तो ये ऐसे ही तो होगा, ए वेक्टर बराबर लैम्बडा बी वेक्टर, लैम्बडा की वैल्यू प्लस माइनस वन नहीं हो सकती क्या, कोई भी स्केलर हो सकती है, और ए वेक्टर और बी वेक्टर संरेख दे रखे हैं, तो संरेख दे रखा है तो ये संरेख की प्रॉपर्टी एक तरीके से बस लैम्बडा के स्थान पर प्लस माइनस बना गए यहाँ पे, ठीक है। प्लस माइनस संरेख तो दे रहा है, तो ये कथन भी क्या है, सत्य है, और आपको कौन सा देखना है, सत्य कथन देखना है, तो ये बी वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा कथन क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के क्रमागत घटक के जो आई कैप जे कैप के कैप के जो घटक आते हैं, कंपोनेंट आते हैं, ठीक है, समानुपाती नहीं है। समानुपाती मतलब समांतर नहीं है, समांतर नहीं है मतलब
ये संरेख नहीं है और आपको पहले दे दिया संरेख तो है भैया ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो मतलब बी जो आपका सी का जो सी वाला स्टेटमेंट है वो गलत बोल रहा है, ठीक है, मतलब गलत है। सी वेक्टर बराबर क्या दे रखा है आपका सी वाला सी जो ऑप्शन है वो क्या दे रखा है ए वेक्टर और बी वेक्टर के क्रमागत, समझा रहा हूँ मैं साथ साथ में आपको क्वेश्चन को पूरे को उतारना है, ठीक है, के क्रमागत घटक समानुपाती नहीं है। समानुपाती नहीं है मतलब ये समानुपात, और उसने तो क्या दे दिया ए वेक्टर बी वेक्टर संरेख ऐसा मतलब समानुपाती हैं, समानुपाती हैं, तो इसलिए बोल रहा है समानुपाती नहीं है, तो ये ऑप्शन असत्य है। असत्य मतलब ये क्वेश्चन के हिसाब से सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या बोल रहा है, दोनों सदिशों ए वेक्टर तथा बी वेक्टर की दिशा समान है। दिशा क्या है, समान है, ठीक है, दिशा समान है लेकिन परिमाण इसका भिन्न भिन्न है। परिमाण इसका ज़्यादा हो सकता है, इसका कम हो सकता है, या इसका कम है इसका ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो ये संरेख सदिश है क्या, बिल्कुल है, क्योंकि पहले दे दिया संरेख है और संरेख में तो इसको दिशा की और परिमाण की कोई भी वैसा कोई कंडीशन नहीं होती। परिमाण कुछ भी हो सकता है, दिशा कैसी भी हो सकती है, अपोजिट भी हो सकती है, उसी डायरेक्शन में भी हो सकती है। इसमें तो संरेख में तो क्या देखते हैं, समांतर देखते हैं, ये समांतर होता है। तो जो डी ऑप्शन है वो भी सत्य का सन है, तो सत्य, तो ये भी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से गलत हो जाएगा ऑप्शन, क्योंकि अपन को तो असत्य ढूंढना है। तो असत्य कथन कौन सा हो जाएगा, सी आ जाएगा। आपकी जो आंसर की है उसमें बी सी डी दे रहा है, आप देख लेना, उसको करेक्शन कर लेना, आंसर सी सही होगा, ठीक है। उसके बाद ये एक्सरसाइज नंबर 10.2 कंप्लीट होती है आपकी भाई, 10.2 कंप्लीट होती है। अब नया टॉपिक पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19 ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आ सकते हैं आप 12th के बाद जेई का एग्जाम दोगे, एनडीए का एग्जाम दोगे तो वहाँ पे देखने को मिलेंगे भाई, इसी टाइप के सवाल आते हैं वहाँ पे। कौन सा कथन असत्य है, आप असत्य ढूंढ रहे हो और अपन सत्य लगाए आते हैं वहाँ पे, ऐसा होता है और सबके साथ ही होता है। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करो, ठीक है। तो सब नया टॉपिक, सभी का ध्यान यहाँ पर होना चाहिए। अपन ने क्या पढ़ा है अब तक, 2 सदिशों को या 3 सदिशों को जोड़ना घटाना सीख लिया है, अब गुणा करना सीखेंगे, ठीक है। तो सदिशों का गुणनफल, सदिशों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। अब गुणा करने के लिए सबसे पहले गुणनफल 2 प्रकार का होता है भैया, पहले ये बता दूं मैं, ठीक है। सबसे पहले नंबर 1 सबसे पहले पढ़ेंगे अपन अदिश गुणनफल, हिंदी में इसको अदिश गुणनफल बोलते हैं या बिंदु गुणनफल भी बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है, या फिर डॉट प्रोडक्ट, मैं किसी भी नाम से बोल सकता हूँ, इंग्लिश में बोल सकता हूँ तो इंग्लिश वाला वर्ड भी लिखना, डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। इसको अदिश गुणनफल या बिंदु गुणनफल बोलते हैं, ठीक है। नंबर 2 है सदिश गुणनफल या क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं इसको, क्रॉस गुणनफल, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। सदिशों गुणनफल 2 प्रकार से किया जाता है, एक तो स्केलर प्रोडक्ट किया जाता है, एक वेक्टर प्रोडक्ट किया जाता है, ठीक है। इसको अदिश गुणनफल बोलते हैं, इसको सदिश गुणनफल बोलते हैं। सबसे पहले अदिश गुणनफल 10.3 आपकी अदिश गुणनफल बेस है, ठीक है। 10.4 आपकी सदिश गुणनफल बेस प्रश्नावली है, ठीक है। पहले अदिश गुणनफल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सदिश पढ़ेंगे, ठीक है। पहले अदिश डॉट प्रोडक्ट, उसके बाद वेक्टर प्रोडक्ट, उसके बाद अब हेडिंग लगाएंगे नंबर 1 अदिश गुणनफल, स्केलर प्रोडक्ट, या इसको डॉट प्रोडक्ट ही बोलते हैं,
तो आप मेरे को ये बताओ, गुणा करने के लिए अब किसका गुणा करना है, ध्यान रखना, सदिशों का गुणा करना है अपन को, ठीक है। आप वेक्टर एक्सरसाइज पढ़ रहे हो, इस चीज़ का ध्यान रखना भाई, ठीक है। सदिशों का गुणनफल करना है तो मेरे को नंबर सिस्टम में ही बताओ, नंबर में आपको गुणा करने के लिए कम से कम 2 संख्या तो चाहिए। इसी प्रकार से आपको गुणा करने के लिए कम से कम 2 वेक्टर तो चाहिए, ठीक है। 2 से अधिक से भी कर सकते हैं, 3 वेक्टर भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम गुणा करने के लिए 2 तो चाहिए, ठीक है। तो पहले अदिश गुणनफल की परिभाषा बता रहा हूँ, सबसे पहले समझेंगे चीज़ों को, उसके बाद लिखेंगे, टाइम देंगे, ठीक है। तो आपको मैं डॉट प्रोडक्ट बता रहा हूँ। लेट माना ए वेक्टर व बी वेक्टर 2 सदिश हैं, तो अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल 2 वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट को डॉट से डिनोट करते हैं भैया, ठीक है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये किसके बराबर होता है, ए का परिमाण बी का परिमाण कॉस थीटा के बराबर, ठीक है। डायग्राम से समझना है तो देखो, ये आपका ए वेक्टर रहा, ये बी वेक्टर रहा, इनके बीच में एंगल है ये रहा, ठीक है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये अपना बी वेक्टर, ठीक है। तो सबसे पहले अदिश गुणनफल, तो गुणा करने के लिए कम से कम 2 वेक्टर चाहिए होंगे, मैंने 2 वेक्टर मान ली, ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो अदिश गुणनफल को डॉट प्रोडक्ट को डॉट से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, ए का परिमाण बी का परिमाण कॉस थीटा। लेकिन ये जो अब अदिश गुणनफल निकाल पाएंगे अपन, ये कब पॉसिबल होगा, जब आपके पास थीटा गिवन होगा। जब थीटा गिवन होगा भाई, वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर गिवन होगा तो आप दिया होगा तो परिमाण निकाल सकते हैं उनसे कि आई कैप के गुणांक का स्क्वायर, जे कैप के गुणांक का स्क्वायर, के कैप के गुणांक का स्क्वायर, फिर अंडर रूट लगा देंगे। लेकिन आपको थीटा यदि मैं मेंशन नहीं करूँ, दिया नहीं हो, तो आप कैसे निकालोगे डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट निकालने का दूसरा तरीका भी होता है, सबसे पहले ये उतारेंगे पहले, ठीक है। तो फटाफट उतार लेंगे पूरा एक पूरा, फटाफट उतारेंगे भाई। ये फॉर्मूला को डिब्बे में बंद कर लेंगे, लेकिन ये तभी लगेगा जब आपके पास थीटा गिवन होगा। भाई थीटा गिवन होगा तभी तो आप कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। ऊपर का रफ कर रहा हूं भाई। अब वेक्टर में बात करेंगे, गुणा करना है तो वेक्टर में ही करेंगे क्योंकि चैप्टर का नाम ही वेक्टर है। अब स्टार लगाएंगे, यदि ए वेक्टर भी मैं आई कैप कर दूं और बी वेक्टर भी आई कैप कर देता हूं तो उसकी वैल्यू क्या आएगी। मैं आपसे स्टार लगा के इंपॉर्टेंट चीज़ पूछ रहा हूं। ए वेक्टर की वैल्यू क्या कर दूं मैं, आई कैप। बी वेक्टर की वैल्यू क्या कर दूं, आई कैप। तो डाउन के बीच में जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या आएगा, फॉर्मूला लगा रहा हूँ भाई, आई कैप का परिमाण फिर आई कैप का परिमाण, क्योंकि बी वेक्टर भी क्या है, आई कैप ही है। और ये कॉस थीटा और खुद आई कैप और आई कैप के बीच में एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। अरे मेरे और मेरे बीच में एंगल कितना है, मैं और मैं स्वयं का स्वयं के बीच में एंगल 0 डिग्री होता है, ठीक है। आई कैप का आई कैप के बीच में एंगल, ठीक है। आई कैप क्या है, एक्स अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश में लिखाया है, ठीक है। जे कैप क्या होता है, वाई अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश जेड, और यहाँ पे के कैप क्या होता है, जेड के अनुदिश एकांक सदिश। तो देखो एक cos 0 लिख दूं मैं, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। 10वीं क्लास में खूब रट्टा लगाया है। और आई कैप का परिमाण एकांक सदिश है ना, एकांक का परिमाण क्या होता है, 1 होता है। इसका भी 1, इसका भी 1, और cos 0 की वैल्यू 1, मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 1 आएगा। तो आई कैप डॉट आई कैप कितना हो जाएगा, 1 आएगा। इसी प्रकार से आप जे कैप डॉट जे कैप करोगे तो उसकी वैल्यू 1 आएगी, के कैप डॉट के कैप करोगे उसकी वैल्यू भी 1 आएगी। उसके बाद इसी फॉर्मूले में रखा है, क्योंकि अपन को थीटा पता था तो डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं। स्वयं का स्वयं के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 1 होता है। उसके बाद अब मैं आई कैप डॉट जे कैप पूछूं तो क्या हो जाएगा, आई कैप किसके अनुदिश से एकांक सदिश है, एक्स अक्ष के अनुदिश,
जे कैप किसके अनुदिश एकांक सदिश है, वाई अक्ष के अनुदिश। तो ये वैल्यू जमा देंगे इस फॉर्मूले में। आई कैप का परिमाण, जे कैप का परिमाण और कॉस थीटा, और आई कैप और जे कैप मतलब आई कैप किसके अनुदिश सदिश है, एक्स अक्ष के, जे कैप किसके अनुदिश एकांक सदिश है भैया, वाई अक्ष के। तो ये क्या हो जाएगा, और एक्स और वाई के अक्ष के बीच में कितने डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री का। तो cos 90 लिख दूं, तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 0, और 0 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या से करते हैं तो पूरा क्या हो जाएगा, 0 बना देगा। तो आई कैप डॉट जे कैप कर देंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। इसी प्रकार से आपका जे कैप डॉट के कैप भी क्या हो जाएगा, 0, एंड के कैप डॉट आई कैप बराबर क्या हो जाएगा, 0। मतलब समान समान के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वैल्यू आती है 1, ठीक है, और विपरीत के साथ करते हैं तो वैल्यू क्या हो जाती है, 0, ठीक है। उसके बाद इधर देखेंगे भाई, उसके बाद एक नोट लगा के लिखेंगे भाई। दूसरा तरीका और होता है डॉट प्रोडक्ट करने का। अब मैं ए वेक्टर दे दूं आपको, A1 आई कैप प्लस का A2 जे कैप प्लस का A3 के कैप, और बी वेक्टर दे दूं आपको B1 आई कैप प्लस का B2 जे कैप प्लस का B3 के कैप, ठीक है। दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट करना भाई। नाउ डॉट प्रोडक्ट आदेश गुणनफल यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर की वैल्यू क्या लिख देंगे, A1 आई कैप प्लस का A2 जे कैप प्लस का A3 के कैप डॉट B1 आई कैप प्लस का B2 जे कैप प्लस का B3 के कैप, ठीक है। अब डॉट मल्टीप्लाई करना आपको आता ही है, इसका मल्टीप्लाई पूरे इससे, फिर A2 जे कैप का इसका पूरे इससे मल्टीप्लाई, A3 के कैप का इससे मल्टीप्लाई करते जाएंगे भाई। A1 आई कैप डॉट B1 आई कैप प्लस का B2 जे कैप प्लस का B3 के कैप, ठीक है, प्लस A1 आई कैप का पूरे इससे दिया, फिर A2 जे कैप करूँगा मैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ प्लस A2 जे कैप डॉट B1 आई कैप प्लस का B2 जे कैप प्लस का B3 के कैप, ठीक है। उसके बाद प्लस A3 के कैप डॉट, ये कब अप्लाई करेंगे, जब एंगल पता नहीं होता है, ठीक है। जो ये मेथड है ये एंगल पता नहीं होता है तब करेंगे। उसके बाद पढ़ा होगा फिजिक्स में, 11th क्लास में पढ़ाया होगा सर ने, फिजिक्स वाले सर ने, A3 के कैप का पूरा उसके साथ कर दो, B1 आई कैप प्लस का B2 जे कैप प्लस का B3 के कैप, और देखो अब A1 आई कैप का आई कैप के साथ करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई होगा, और आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है, वैल्यू 1, फिर आई कैप डॉट जे कैप वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, आई कैप डॉट के कैप ये भी वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर इसी प्रकार से जे कैप डॉट के आई कैप करेंगे ये वैल्यू 0, जे कैप डॉट जे कैप करेंगे वैल्यू 1 आ जाएगी, और A2 B2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। उसी प्रकार जे कैप का मल्टीप्लाई के कैप वाली टर्म से करूँगा तो वैल्यू 0 हो जाएगी। इसी प्रकार से थर्ड टर्म में चलेंगे, ठीक है। तो के कैप का मल्टीप्लाई आई कैप से करूँगा, विपरीत हो गया ना, 0, के कैप का मल्टीप्लाई जे कैप करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगी, डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। के कैप का मल्टीप्लाई के कैप से करेंगे वैल्यू आ जाएगी 1, और A3 का और B3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ भाई, तो A डॉट बी वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस का A3 B3, मल्टीप्लाई करके देखना वैल्यू यही आएगी, क्योंकि विपरीत के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा मान, ठीक है। वैसे तो नो टर्म हो जाएंगी, ठीक है, नो टर्म कैसे हो जाएंगे, 3 इससे 3 इससे 3 इससे, लेकिन जो सिंप्लीफाई करके आएंगे तो 3 ही आएंगे, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं चीज़ों को, जब मजा आएगा भाई। एग्जाम्पल उदाहरण, ये वेक्टर दे देता हूं मैं आपको, आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का के कैप, ठीक है। बी वेक्टर दे देती है मैंने, आई कैप प्लस का 2 जे कैप प्लस का 3 के कैप। अब मैंने बोल दिया फाइंड कीजिए आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर,
ठीक है, ये निकालना है आपको। कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, वैल्यू है आपके पास ए वेक्टर बी वेक्टर की, रख देंगे भाई, वैल्यू रखेंगे आई कैप प्लस का डॉट, समझ में तो आ रहा है ना, आई कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 3k कैप। तो लाइक करो वीडियो को, शेयर करो फटाफट, व्हाट्सअप फेसबुक सभी जगह शेयर हो जानी चाहिए, मज़ा जब ही आएगा भाई पढ़ाने में। ठीक है, तो देखो इसका आई कैप का इसके पूरी संख्या इससे मल्टीप्लाई, जे कैप का फिर इससे मल्टीप्लाई, के कैप का इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आई कैप डॉट आई कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 3k कैप। लेकिन आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, सेम का सेम के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आई कैप का गुणांक का आई कैप के साथ, जे कैप का गुणांक का जे कैप गुणांक के साथ, के कैप का गुणांक का के कैप के गुणांक के साथ मल्टीप्लाई कर दो, वो और तीनों को ऐड कर दो, क्या हो जाएगा, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, वैसे आपको अच्छे से लिखना है तो अच्छे से लिख दो भाई, डॉट आई कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 3k कैप, फिर के कैप का मल्टीप्लाई करूँगा, डॉट प्रोडक्ट करूँगा इससे, देखो आई डॉट आई क्या हो जाएगा, आई कैप का मल्टीप्लाई पूरे इससे कर रहा हूँ फिर। ठीक है, आई डॉट आई 1 वैल्यू करता है। ठीक है, आई डॉट जे क्या हो जाएगी 0, आई डॉट के ये भी 0 प्लस जे डॉट आई क्या हो जाएगा 0, विपरीत है ना जे और के। ठीक है, उसके बाद जे डॉट जे कैप का मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट जे कैप से करेंगे तो 1 और 1 और 2 का मल्टीप्लाई 2। ठीक है, उसके बाद ये फिर 0, फिर क्या हो जाएगा 0 प्लस कितना हो जाएगा ये 3, ऐड करेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6। तो आपका जो डॉट प्रोडक्ट आ रहा है वो क्या आ गया 6 आ गया। लेकिन जो ये मेथड कब एप्लीकेबल है, जब आपको एंगल पता नहीं हो, तो आपको एंगल पता नहीं हो तो ये लगाना डायरेक्ट वाला मेथड नोट लगा। ठीक है, और आपको एंगल पता है तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ए का परिमाण बी का परिमाण कॉस थीटा। ठीक है, थीटा आपको गिवन है तो कॉस थीटा निकाल लेना है और वैल्यू रख देनी है। अब आपके बुक के सवाल करते हैं 2, मिटा दो ये तो वैसे ही एग्जाम्पल समझाने के लिए लिया था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उससे पहले ये भी देख लेते हैं, एक हेडिंग और लिख लो भाई, दो सदिशों के मध्य कोण, कि कौन निकलवा रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, दो सदिशों के मध्य कोण अब चूंकि अपन जानते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है, ए का परिमाण बी का परिणाम और ये कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट कर देंगे और मैग्नीट्यूड का भाग दे दूंगा, कॉस थीटा निकालेंगे, पक्षांतर करना आप जानते हो, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये आपका आ गया एंगल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, और एक चीज़ और लिख लो यहाँ पे भाई, यहाँ पे एक, अब यहाँ पे आपका एंगल इधर देखेंगे, यहाँ पे जो एंगल आपका 90 डिग्री कब होगा, कॉस थीटा की वैल्यू 90 कब होगी, जब कॉस थीटा की वैल्यू 0 होगी, और 0 कब होगी, जब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इफ यदि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 है, देन ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर, मतलब ए वेक्टर बी वेक्टर पर क्या है, लंबवत है। ठीक है, उसके बाद एक ये भी स्टार लगा के लिख देंगे, इफ अब डॉट प्रोडक्ट 0 है तो दोनों लंबवत, और यदि डॉट प्रोडक्ट 0 से ज़्यादा, ठीक है, मतलब पॉजिटिव है, तो
देन जो एंगल होगा कोण होगा, कोण, तो कोण हिंदी में लिख देता हूँ, तो कोण कौन सा बनेगा भाई, न्यून कोण, कौन सा बनेगा, न्यून कोण। और न्यून कोण को इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल, ठीक है। उसके बाद नंबर 3, पहले तो कंडीशन जीरो पे लगा दी, यदि आपका डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो पूरा जीरो हो जाएगा। कॉस थीटा जीरो का होता है 90 पे, 90 है, ठीक है। और 90 मतलब परपेंडिकुलर है, तो मतलब ए वेक्टर बी वेक्टर क्या परस्पर लंबवत हैं। और यदि डॉट प्रोडक्ट जीरो नहीं होगा तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, तो पॉजिटिव होगा तो उनके बीच में जो एंगल बनेगा वो कौन सा बनेगा, न्यून कोण बनेगा। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम। उसके बाद यदि डॉट प्रोडक्ट आपका ए डॉट बी वेक्टर जीरो से छोटा है तो कोण आपका कौन सा बनेगा, अधिक कोण बनेगा भाई, कोण आपका अधिक कोण। ये आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, आपकी जो बुक में है इससे सवाल है देखता, ठीक है। इससे सवाल है ही नहीं, लेकिन आपकी बुक में भी नहीं लिख रखा, ये दोनों केस आपकी बुक में नहीं लिख रखा, लेकिन आपको याद रखना है यदि डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव तो उनके बीच, दोनों के बीच में कोण कौन सा बनेगा, न्यून कोण, ठीक है। यदि डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव तो उनके बीच में कोण कौन सा बनेगा, अधिक कोण बनेगा, जिसको न्यून कोण को हिंदी में बोलते हैं एक्यूट एंगल, ठीक है। अधिक कोण को बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। सबसे पहले ये उतारेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे आपकी बुक के। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप पढ़ेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सिंपल क्वेश्चन है, आप खुद कर सकते हैं, फ्री के नंबर हैं, कुछ भी नहीं है। आपको दो सदिश दे रखे हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, जिनके परिमाण, जिसके जो मैग्नीट्यूड हैं, परिमाण हैं, क्रम से क्या दे रखे हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर के परिमाण जो मैग्नीट्यूड दे रखे हैं वो 3, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या दे रखा है, 2 परिमाण दे रखा है, और √3 और 2 दे रखे हैं। और ये भी दे रखा है डॉट प्रोडक्ट क्या है, वो आपका √6 है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है। सबसे पहले दोबारा क्वेश्चन को पढ़ देता हूं। आपको क्या दे रखा है, ए का परिमाण दे रखा है, बी का परिमाण दे रखा है, और डॉट प्रोडक्ट दे रखा है। और आपको क्या निकालना है, एंगल निकालना है। एंगल निकालने का फॉर्मूला ये होता है, डॉट प्रोडक्ट है आपके पास, मैग्नीट्यूड है, सारी वैल्यू है, तो हम जानते हैं, वी नो दैट सॉल्यूशन, वी नो दैट हम जानते हैं कि दो सदिशों के मध्य कोण, ये लैंग्वेज लिखनी है आपको, क्या होता है, कॉस थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। वैल्यू है आपके पास कॉस थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना है, √6 अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है, √3 इंटू नॉर्मल मल्टीप्लाई है भाई, है क्योंकि स्केलर क्वांटिटी होती है, अदिश राशि होती है, उनके बीच में नॉर्मल प्रोडक्ट होता है, ठीक है। इंटू 2 जो कैलकुलेशन है वो कर लेंगे। कॉस थीटा बराबर, इसको √6 को मैं √2 इंटू √3 लिख सकता हूँ, और यहाँ पे 2 इंटू √3 लिख सकता हूँ, इसको √3 से √3 कट जाएगा, और यहाँ पे √2 से 2 कट जाएगा, कितनी बार कटेगा इसको मैं मिटा रहा हूँ भाई। तो cos थीटा बराबर कितना आ जाएगा आपका, √2/2, तो cos थीटा बराबर आ गया 1/√2, ठीक है। अब cos थीटा 1/√2 कब होता है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, थीटा बराबर cos इनवर्स 1/√2, उसके बाद थीटा बराबर कितना हो गया, π/4 हो गया, 45 बोलते हैं जिसको, बराबर 45 भी हो। इसको डिग्री बोलते हैं, इसको रेडियन में बोलते हैं, ठीक है। ये रेडियन फॉर्म में और ये डिग्री के फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल देखेंगे। ऐसे क्वेश्चन नंबर दूसरा भाई, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, खुद कर सकते हैं भाई।
क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रखा है, दो वेक्टर दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड खुद कर सकते हैं, यदि आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया सारे क्वेश्चन खुद कर दोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, आपको दो वेक्टर दे रखे हैं, एक को मैं नाम दे दूं ए वेक्टर, दूसरे को बी वेक्टर। आपकी इच्छा है और देने की तो दूसरा दे देना, पी और क्यू दे लेना, आपकी जो इच्छा दे देना। ठीक है, मैंने इसको ए वेक्टर नाम दे दिया। ठीक है, क्या दे रहा का आई कैप माइनस का 2j कैप प्लस का 3k कैप, और बी वेक्टर क्या दे रखा है आपको 3i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का k कैप। अब क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, बीच का कोण निकालिए भैया, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण, वही चीज करनी है आपको। हम जानते हैं कि ए वेक्टर व बी वेक्टर के मध्य कोण क्या फॉर्मूला होगा, कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी अपॉन ए का परिणाम और बी का परिमाण। ठीक है, उनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इनका डॉट प्रोडक्ट करो भैया, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ, क्योंकि अपोजिट करेंगे वो तो जीरो हो जाएंगे और जीरो को लिखने का कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, एक बार वैल्यू जमा देनी है। ए वेक्टर की वैल्यू क्या है, आई कैप माइनस का 2j कैप प्लस का 3k कैप डॉट, उसके बाद 3i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का k कैप। ठीक है, अपॉन इसका परिमाण निकालेंगे भाई, परिमाण निकालने का फॉर्मूला क्या, आई कैप गुणांक का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1, जे कैप गुणांक का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 4 प्लस 9 गुणा, और ये कितना है 9 प्लस 4 प्लस 1। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कॉस थीटा बराबर आई कैप का आई कैप के करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, जे कैप का जे कैप के साथ -2 इंटू -2 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 4 और प्लस का 3 प्लस का 1 प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अंडर रूट 14 इंटू कितना हो गए अंडर रूट 14, सही है क्या। उसके बाद कॉस थीटा बराबर ये कितना हो गए 9, 10 हो गए क्या 10, और ये कितना हो गया 2 अंडर रूट 14 हो गया, 2 अंडर रूट नहीं होगा, एंड से होगा मल्टीप्लाई होगा, आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1/2, 1/2 और 1/2 जुड़ के कितना हो जाएंगे 1 हो जाएगा, तो ये 14 हो जाएगा, रूट हट जाएगा भाई। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर कट जाएंगे ये 5/7, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स 5/7, ये आपके बीच का एंगल आ गया। फटाफट उतार लेंगे, और आपको ऐसे ही 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं कि 2 एग्जाम्पल वो करने, कोई भी 2 वेक्टर मान लेना प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, उनके बीच में एंगल निकाल के देखना, या फिर 2 वेक्टर मान लेना, एंगल निकाल के देखना है, अदिश गुणनफल करके देखना है, तो वह आपको प्रैक्टिस करनी है भाई। ठीक है, पहला और दूसरा मैंने करा दिया है, 7वां सवाल आपको खुद को करना है, कोशिश करनी है भाई, नहीं होगा तो मैं कराऊंगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर आपको 13वां करना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसे एग्जाम्पल नंबर 13वां है, और क्वेश्चन नंबर सेकंड जैसे एग्जाम्पल नंबर 14वां है। ठीक है, 2 एग्जाम्पल करने हैं आपको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, कल और सवाल करेंगे भाई, लेकिन जो मैंने पढ़ाया साथ साथ रिवीजन करते रहो जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, थैंक यू सभी को भाई।